नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास के प्रमुख युद्धों के विषय में। मित्रों, इतिहास के जो युद्ध हैं वो सारे के सारे युद्ध एग्जाम में लगातार हर तरह से पूछे जाते हैं। चाहे किसी युद्ध की डेट पूछ ली जाए या कोई युद्ध किस समय पर और कहाँ लड़ा गया, किन किन लोगों के बीच लड़ा गया, युद्ध का विजेता कौन रहा और युद्ध किस टाइम पीरियड में लड़ा गया था। तो इन टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं। हमने उसी का समाधान निकालने के लिए ये एक टॉपिक जो पूरा का पूरा युद्ध से संबंधित है, 1, 2, 3 क्लासों में कवर करने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुल 3 क्लासेस करने वाले हैं। पहली क्लास में हम आज प्राचीन भारत के युद्धों का उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे। सेकंड क्लास में मध्यकालीन भारत के युद्धों की चर्चा की जाएगी और तीसरी क्लास जो कि थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, उसमें एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं, उसमें आधुनिक भारत के इतिहास के युद्धों का विवरण पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, यदि आप इस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ या कोई अन्य जानकारी हम चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास, प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो सबसे पहला युद्ध होने वाला है हमारा दशराज्य युद्ध। तो जैसे आप सभी जानते ही हैं कि भारत के इतिहास का ये सबसे पहला युद्ध हुआ, जिसे 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध संभवतः 1700 बीसी से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में लड़ा गया। बच्चों, इसकी एक्यूरेट डेट कि ये किस तिथि को लड़ा गया उसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इसीलिए पूरे ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड इसमें, वैदिक काल का टाइम पीरियड इसमें दे दिया जाता है कि 1700 ईस्वी पूर्व से संभवतः 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया था। किन किन के बीच लड़ा गया? यह युद्ध लड़ा गया था भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 जनों या 10 कबीलों के बीच में। ये कबीले 2 प्रकार के लोगों से बने हुए थे। इसमें कुछ आर्य थे और 5 जन अनार्य थे। जो कुछ 5 कबीले थे, इन सबको मिलाकर के राजा सुदास के ऊपर आक्रमण किया गया था, किंतु इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। बात करते हैं कि ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से इन 10 जनों ने राजा सुदास के ऊपर आक्रमण किया और फिर भी पराजित हो गए। तो बात है तब की जब राजा सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। तो इन पुरोहित की राजा सुदास के साथ में कुछ असहमति बनी। किसको लेकर के? नदी के जल और उसके कुछ संसाधनों को लेकर के आपस में थोड़े मतभेद हुए, जिसके कारण विश्वामित्र ने राजा सुदास ने विश्वामित्र को उनकी पदवी से हटाकर इनकी जगह नए पुरोहित विशिष्ट की नियुक्ति कर दी, जिस कारण से विश्वामित्र ने प्रण लिया और राजा सुदास के विरुद्ध जाकर 10 जनों को एकत्र किया ताकि वो राजा सुदास पर आक्रमण कर सकें। परिणाम क्या हुआ? राजा सुदास के विरुद्ध बनाए गए इस समूह को राजा सुदास ने पराजित किया। यह युद्ध वर्तमान के पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है उस क्षेत्र में और तत्कालीन परुष्णी या वर्तमान में इसका नाम रावी है, उस नदी के तट पर लड़ा गया था। बात करें जानकारी की तो इस युद्ध की जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल से और इसका सही समय ज्ञात नहीं है। जो हम पहले बता चुके हैं, इसका सही टाइम पीरियड ज्ञात नहीं है। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी और इसी राजा सुदास के वंश यानी कि भरत वंश के नाम पर भारत देश का नामकरण भी किया गया था। इसके बाद नंबर दूसरा जो युद्ध है उसको हम हाइडेस्पीज या वितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किन किन के बीच लड़ा गया? यह युद्ध तत्कालीन पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। सिकंदर महान जो मकदूनिया का शासक था, जिसको अंग्रेजी में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। अलेक्जेंडर ग्रेट या सिकंदर महान के नाम से इसको जाना जाता था। ये मकदूनिया से भारत की तरफ पूरे साम्राज्य क्षेत्र को पराजित करता हुआ आगे बढ़ा
बहुत सारे साम्राज्य के राजाओं ने अपने आप से अपने क्षेत्रों को सिकंदर के हवाले कर दिया था। लेकिन जैसे ही यह झेलम नदी के तट पर पहुंचे और वहां सुदास के पास पंजाब के राजा पोरस के पास इसकी सूचना गई, तो राजा पोरस ने अपना साम्राज्य, अपना क्षेत्र देने से इनकार कर दिया। तभी झेलम नदी के दोनों तटों पर दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और उस समय बरसात का मौसम था और झेलम नदी उफान पर थी, जिस कारण सिकंदर की सेना पूरी तरीके से झेलम नदी पार नहीं कर सकती थी। तभी सिकंदर ने थोड़ी चतुराई का परिचय देते हुए रात के समय में किसी दूसरे मार्ग से अपनी छोटी सेना लेकर के झेलम नदी पार की और तभी यह युद्ध होता है, जिस युद्ध में अचानक होने के कारण राजा पोरस पराजित होते हैं और राजा पोरस को बंदी बना लिया जाता है। उसी समय की घटना है कि राजा पोरस के सामने सिकंदर ने एक शर्त रखी और उनको कहा गया, यदि आप झुक जाएं तो हम आपको माफ कर देंगे, या फिर आप खुद बताएं कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए। तो राजा पोरस ने बड़ी ही निडरता और निर्भीकता के साथ उत्तर दिया कि जैसा व्यवहार एक विजित राजा दूसरे पराजित राजा के साथ करता है, उसी प्रकार का व्यवहार आप हमारे साथ कीजिए। बस राजा पोरस की इसी निर्भीकता को देखते हुए सिकंदर ने न केवल उनके सारे के सारे प्रांत लौटाए, बल्कि उनके साथ में संधि कर ली। इसके बाद में कुछ और क्षेत्रों में जब सिकंदर ने आक्रमण किए तो राजा पोरस ने उनका सहयोग भी किया था। तो यह युद्ध था जो सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था। इसको हम हाइडेस्पीच या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। वितस्ता नाम पड़ा क्योंकि उस समय की जिस नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था वह झेलम थी और झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था, इसलिए इसको वितस्ता नदी का युद्ध कहा जाता है। आगे इसके बाद में सिकंदर की सेना जो बहुत ज्यादा युद्ध करते करते थक गई थी, वो व्यास नदी पार नहीं कर पाती है और यहीं से वो वापस लौट जाते हैं। इसके बाद अगला युद्ध आता है सेल्यूकस का युद्ध। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर भारत विजय के उद्देश्य से युद्ध किया, आक्रमण किया और यह युद्ध 305 से 303 ईस्वी पूर्व के मध्य में लड़ा गया था। कारण क्या था? सिकंदर महान जो भारत विजय के उद्देश्य से भारत की तरफ बढ़ा था, वो सिकंदर राजा पोरस के ऊपर आक्रमण करने और विजित होने के बाद में वहीं से वापस लौट जाता है और वापस जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईस्वी पूर्व में। अब सिकंदर ने मरने से पहले ही अपना पूरा का पूरा साम्राज्य अपने दोनों सेनापतियों में बांट दिया था, विभाजित कर दिया था। दो सेनापति कौन थे? एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर और दूसरा था निर्याकस, एक जल सेनापति, दूसरा थल सेनापति। तो जो क्षेत्र पूर्व का सेल्यूकस निकेटर को मिला उसमें भारत और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल थे। भारत के क्षेत्र मिलते ही सेल्यूकस के मन में भारत को विजित करने का विचार आया और जिसी के उद्देश्य से सेल्यूकस भारत की ओर बढ़ा। देखो, सिकंदर की भारत की विजय की इच्छा लेकर सेल्यूकस भारत की तरफ बढ़ा था, किंतु वह चंद्रगुप्त से भारत में पराजित हो जाता है। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है, तब उसको अपने कुछ विजित क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ते हैं। कौन कौन से वो क्षेत्र थे जो उसको लौटाने पड़े? सबसे पहला हेरात, जिसको एरिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कांधार, जिसको अराकोसिया कहा जाता है। तीसरा था काबुल, जिसको पेरो पमीने सदाई के नाम से जाना जाता है। ये तीन क्षेत्र हैं, एग्जाम में बच्चों बहुत बार पूछे गए हैं कि वो कौन कौन से तीन क्षेत्र हैं जिनको चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये तीन क्षेत्र दिए। उसके बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो वापस दोबारा कभी उस पर आक्रमण नहीं करेगा। इसी विश्वास को दिलाने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उनका सम्मान करते हुए 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए। सेल्यूकस निकेटर उन 500 हाथियों को लेकर के बाद में बहुत सारे क्षेत्रों में युद्ध जीता। क्लियर है? आगे यह युद्ध जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच लड़ा गया था, यह सिंधु नदी के तट पर लड़ा गया। इसके बाद
जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था, तभी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत की भी नियुक्ति की थी, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये वही है जिसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। ये इंडिका पुस्तक बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। और मेगास्थनीज किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और किसने नियुक्त किया था? सेल्यूकस निकेटर ने। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगला युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध भारत के इतिहास की एक बेहद ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस युद्ध के बाद में प्राचीन भारत की स्थिति, यह कह सकते हैं मौर्य वंश की स्थिति जो थी पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई थी। यह युद्ध लड़ा गया था 262 से 261 ईस्वी पूर्व के बीच में। कब लड़ा गया, किस किस के बीच? यह युद्ध लड़ा गया था तत्कालीन मौर्य सम्राट अशोक और उस समय के कलिंग यानी कि वर्तमान में जिसको हम उड़ीसा कहते हैं उनके बीच में। तब उस समय पर उड़ीसा का जो राजा था वो था नंदराज या अनंत पद्मनाभन। कौन राजा था? अनंत पद्मनाभ। ये दोनों राजा थे कलिंग के। बात करते हैं इस युद्ध की विभीषिका की। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतनी विभीषिका हुई कि लगभग 1 लाख लोगों की इस युद्ध में मृत्यु हुई, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और लाखों लोग इस युद्ध में घायल हो गए थे। अंततः इस युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख, जिसको हम सहवाजगढ़ी शिलालेख बोलते हैं, उस अभिलेख में इसका पूरा वर्णन मिलता है। आगे कहते हैं कि जिस जगह पर यह युद्ध लड़ा गया था उस जगह आज भी एक स्तूप बना हुआ है जिसको शांति स्तूप बोलते हैं। शांति स्तूप या कह सकते हैं वर्तमान में उड़ीसा में देखने को मिलता है। यह शांति स्तूप उस उड़ीसा में बना हुआ है, उस जगह पर जहां पर कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। आगे यह युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या 8 वर्ष के बाद लड़ा था। इसके बाद जैसे ही यह युद्ध समाप्त होता है, अशोक ने अपनी नीतियां परिवर्तित की। जो अशोक एक समय पर चंड अशोक के नाम से जाना जाता था, वो उसके बाद धम्म अशोक के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यह युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो युद्ध है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का युद्ध। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का यह युद्ध लड़ा गए थे 375 से 412 ईस्वी के बीच में। तो यह युद्ध एक नहीं था, एक से ज्यादा युद्ध हुए हैं, इसीलिए इसकी पूरी टाइम पीरियड डेट दी गई है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पूरा टाइम पीरियड रहा था 375 से 412 ईस्वी के बीच में। प्यारे बच्चों, बात करते हैं इसके युद्ध की। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुजरात, तत्कालीन वर्तमान में गुजरात और उस समय पर सौराष्ट्र नाम से जाना जाता है, तत्कालीन गुजरात और सौराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र में शकों के राजा हुए थे, शक क्षत्रप कहा जाता था, रुद्र सिंह तृतीय, इनको पराजित किया और इनके पूरे साम्राज्य को समाप्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमांक को इसी युद्ध के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी, इसी युद्ध के बाद में, क्योंकि उन्होंने शकों को पराजित किया था। क्लियर है? आगे कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकों की भूमि से नाश करने वाला कहा जाता है। उसने पूरी भूमि को शकों से मुक्त कर दिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल गुप्त काल का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि उसकी नीतियां कुछ इस प्रकार की रहीं जिससे गुप्त काल अपने चरम पर पहुंचा था। एक बेहद ही महत्वपूर्ण घटना जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संबंध में एग्जाम में पूछी जाती है, क्या कि शक विजय करने के बाद 57 बीसी में विक्रम संवत चलाया गया। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की, कब की और कैसे की। कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में कहा जाता है कि उसने विक्रम संवत चलाया था, लेकिन क्या आप टाइम पीरियड देख रहे हैं? 375 से 412 ईस्वी, और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईस्वी पूर्व में। तो ये कैसे पॉसिबल है?
फिर बच्चों असल में ये विक्रम संवत की शुरुआत जो की थी वो तत्कालीन उज्जैन के एक राजा हुए थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उन्होंने भी सेम टू सेम शकों को पराजित किया था। तो जिस प्रकार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की द्वितीय उपाधि धारण करते हैं शकों को पराजित करके, उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी कारण से उन्होंने उज्जैन के राजा के चलाए हुए इस विक्रम संवत को आगे और ज्यादा प्रचलित करवाया, जिस वजह से कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 57 बीसी का यह विक्रम संवत आगे बढ़वाया था, ना कि उन्होंने आरंभ करवाया था। तो इसका जो कंफ्यूजन है मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आते हैं बच्चों समुद्रगुप्त के युद्ध। समुद्रगुप्त एक बेहद ही महत्वपूर्ण राजा था गुप्त वंश का। इसने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत के बहुत सारे राजाओं को पराजित किया। कहा जाता है कि इसकी जीत इतनी साम्राज्य विराट थी कि एक अंग्रेज लेखक हुए हैं विंसेंट स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उपाधि दी है। कौन सी उपाधि दी है? भारत का नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ की एक पुस्तक है जिसका नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर विंसेंट स्मिथ बताते हैं कि किस प्रकार समुद्रगुप्त ने न केवल उत्तर भारत बल्कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पूरे दक्षिण भारत को रोंद डाला और सारे क्षेत्रों के राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विंसेंट स्मिथ के अनुसार उन्होंने लगभग उत्तर के 9 राजाओं को पराजित किया, जिसमें विशेष राजा थे, एक नागवंश के, दूसरे विदिशा के, तीसरे मगध और कौशल पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये उत्तर के राजा थे उस समय के। और दक्षिण क्षेत्र में जो उन्होंने दक्षिण क्षेत्र में अभियान किए, लगभग 12 क्षेत्रों पर अभियान किया, जिनमें विशेष थे कोल्लविग, दक्षिणापटल और पल्लव। इन राजाओं को पराजित किया समुद्रगुप्त ने और इसी कारण से उन्हें भारत का नेपोलियन जैसी उपाधि दी गई। इसके बाद जो अगले राजा हैं हमारे इतिहास के, उनका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये गुप्त साम्राज्य के अंतिम प्रतापी राजा माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये सबसे प्रतापी राजाओं के अगर गुप्त वंश की बात की जाए तो उनमें अंतिम राजा स्कंदगुप्त भी हुए हैं। अगर गुप्त वंश के सारे राजाओं की बात करें तो इनके बाद में और 6 राजा हुए हैं, लेकिन सबसे प्रतापी राजाओं की बात की जाएगी तो उनमें नाम स्कंदगुप्त का ही आएगा। स्कंदगुप्त के युद्धों की बात की जाए तो पहला युद्ध तो उन्होंने राजा बनने से पहले ही अपने पिता के शासनकाल में कर लिया था, जब उन्होंने पुष्यमित्र के विरुद्ध अभियान किया था। पुष्यमित्र जो आक्रमण करते हैं, उस समय स्कंदगुप्त युवराज थे, राजा नहीं थे, राजा के पुत्र थे, यानी कि युवराज थे। और उनके पिता कुमारगुप्त का अंतिम समय चल रहा था। उस समय पर स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों के आक्रमण को पराजित किया और उस युद्ध को उन्होंने जीत लिया था। दूसरी तरफ दूसरा आक्रमण वो होता है उनका जब वो राजा बन जाते हैं। तो उस समय पर आक्रमण होता है हूणों का, गंधार क्षेत्र पर। हूण एक मध्य एशिया की बहुत ही बर्बर जनजाति हुआ करती थी। ये घुमक्कड़ हुआ करते थे, युद्ध कौशल में निपुण होते थे और घुड़सवारी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। हूण राजाओं के विषय में हम इतिहास में एक टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से हूण राजा हुए और उन्हें कौन से क्षेत्र पर किन किन राजाओं को पराजित किया। भारत के बहुत सारे उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के राजाओं को पराजित किया था, जिनमें 2 राजाओं का नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है जो हूण राजा थे। नंबर 1 तोरमाड़ और एक मिहिरकुल। ये हूणों के बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं। अब बात करते हैं हूणों के उस समय के आक्रमण की। तो स्कंदगुप्त के ऊपर आक्रमण हुआ था हूणों का गंधार क्षेत्र में, और इस आक्रमण की जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से। उसके अलावा कहते हैं इस क्षेत्र में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था और हूणों के इस आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी स्कंदगुप्त ने, इसीलिए इसको बहुत प्रतापी राजा माना जाता है। आगे इसी युद्ध विजय की याद में उन्होंने भीतरी स्तंभ लेख बनवाया था,
यह कह सकते हैं इसको विजय स्तंभ लेख बनवाया था, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह राजस्थान के चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह भीतरी स्तंभ लेख या भीतरी विष्णु स्तंभ लेख बहुत मोस्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, और यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम युद्ध जो हम पढ़ने वाले हैं, और युद्ध होने वाला है पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य राजा था। इसका टाइम पीरियड 610 से 642 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक? 610 से 642 ईस्वी तक पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल रहा। पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर आक्रमण करता है एक वर्धन वंशीय राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो वर्धनों का एक बहुत ही प्रतापी राजा था, पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर आक्रमण करता है और उसमें वो पराजित हो जाता है, और पुलकेशिन द्वितीय की इसमें विजय होती है। कहते हैं 618 से 619 ईस्वी के बीच में लड़ा जाने वाला यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। कहते हैं इस युद्ध को जीतने के बाद में उसने दक्षिण पाथेश्वर की उपाधि धारण की थी। कहते हैं कि नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण का सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था। ये जो रेखा बनी, इसके कारण पुलकेशिन द्वितीय जो कि दक्षिण में निवास करता था और हर्षवर्धन का उत्तर का क्षेत्र था, नर्मदा नदी को पूरी तरीके से एक बाउंड्री लाइन निर्धारित कर दिया था। इसी कारण इसे दक्षिण पाथेश्वर की उपाधि दी गई थी। आगे इस विजय का उल्लेख कहां मिलता है? इस विजय का उल्लेख मिलता है रवि कीर्ति के द्वारा स्थापित किए गए ऐहोल शिलालेख में। कहां मिलता है बच्चों? ऐहोल शिलालेख में। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने कई अन्य राजाओं को पराजित किया, जिनमें कदंब, कोंकण के मौर्य, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ये शामिल हैं। कौन कौन? कदंब, कोंकण के मौर्य और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन, इन राजाओं को भी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। लेकिन अंत में एक राजा हुए थे पल्लव, नरसिंह वर्मन, इनसे पुलकेशिन द्वितीय पराजित हो जाता है और इन्हीं से युद्ध करते समय उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्या हो जाती है? पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन से युद्ध करते समय। उसके बाद में जो चालुक्य राजा होते हैं, चालुक्य राजाओं की राजधानी वातापी पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है। किनका? पल्लव राजाओं का। और इस तरीके से पल्लवों के काफी क्षेत्र को ये अपने शासनकाल में मिला लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा अंतिम युद्ध हुआ और इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास का यह अंतिम युद्ध था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के युद्ध, जिसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।